गुड इवनिंग सर। जय हिंद डॉक्टर्स। लास्ट क्लास में कोई होमवर्क दिया था क्या? नहीं, क्लास में कोई होमवर्क दिया था क्या? नोट्स में कोई होमवर्क नहीं दिया था। कहां तक पढ़ा दिया था? ये शुरू करना था। हाँ, कोई दो मेरे को। हाँ, रॉल्ड्स लॉ केस 1 अपन पढ़ रहे हैं, और केस 1 में अपन को पढ़ना है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। कहीं कहीं पर ये लिक्विड लिक्विड सिस्टम भी गिवन है, एक ही बात है। ठीक है, इसका मैंने आपको मतलब बताया था। मतलब क्या बताया था? ये लिक्विड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉल्यूट को। ये लिक्विड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉल्वेंट को। और इस चैप्टर में जहां भी किसी भी सब्सटेंस का स्टेट बोल दिया जाए लिक्विड, तो बाय डिफॉल्ट मानकर चलना है वो है वॉलेटाइल, और जो है सॉलिड वो होगा नॉन वॉलेटाइल। तो ये क्या है? वॉलेटाइल है। ये भी क्या है? वॉलेटाइल है। ठीक है, अब साथ साथ बनाते रहना। ये है ए, ये है बी। यार ये मत करो यार, करना है तो एक बार सेट कर लो और फिर छोड़ दो। बार बार मत करो ये, एक बार करना है, एक बार करके रख लो। अब इधर देखो, है ना, लास्ट क्लास में अपन ने वेपर प्रेशर पढ़ा था, है ना। वेपर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है? वेपर जो मारे प्रेशर उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर, और ये प्रेशर कम मारे, डायनामिक इक्विलिब्रियम पर मारे, है ना, उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब अगर वेपर प्रेशर की बात करें तो अपन जानते हैं वेपर प्रेशर जो होता है वो कब कैलकुलेट करते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम पर। और डायनामिक इक्विलिब्रियम पे याद करो अपन ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला था केपी, है ना। और वहां पर अपन ने ये देखा था कि केपी किसके बराबर होगा? वीपी के बराबर। और वीपी किसके बराबर होगा? केपी के बराबर। ठीक है, तो यहां पर अपन ने एक चीज देखी थी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और जो वेपर प्रेशर होगा प्योर लिक्विड का वो दो बातों पे डिपेंड करेगा। कौन कौन सी? नेचर ऑफ लिक्विड और टेम्परेचर। ठीक है, अगर वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का सिर्फ दो ही बातों पे डिपेंड कर रहा है, मतलब मैं कह सकता हूं बाकी सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड नहीं करेगा। मतलब मैं कह सकता हूं वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा, साइज ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करेगा, स्पेस अवेलेबल फॉर वेपर पे भी डिपेंड। मतलब मैं यहां पर कह सकता हूं कि अगर मैंने बोतल में 1000 ml पानी लिया है, ठीक है, और दूसरी बोतल में 500 ml पानी लिया है, एक में 1000 ml पानी लिया है, दूसरी में 500 ml पानी लिया है, दोनों का टेम्परेचर फिक्स है, तो दोनों का वेपर प्रेशर सेम होगा।
ये बात समझ में आ रही है? वेपर प्रेशर किस बात पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ लिक्विड। दोनों का नेचर सेम है, दोनों वाटर है। टेम्परेचर दोनों का फिक्स है, मतलब वेपर प्रेशर दोनों का क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब यह है किसी प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो फिक्स टेम्परेचर पर फिक्स रहता है और इस बात पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है कि उसका अमाउंट कितना है। मतलब अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर अपन बात करें तो अपन कह सकते हैं 1000 ml पानी का वेपर प्रेशर, 500 ml पानी का वेपर प्रेशर, 300 ml पानी का वेपर प्रेशर और 100 ml पानी का जो वेपर प्रेशर होगा सभी का सेम होगा और इस बात पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा कि अमाउंट कितना है। ये बात समझ में आ रही है? तो किसी भी प्योर सब्सटेंस का, प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो फिक्स टेम्परेचर पर फिक्स रहेगा और इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि अमाउंट कितना लिया गया है। ठीक है, अब मान लो यह लिक्विड ए और यह लिक्विड बी। अगर ये लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, मतलब दोनों का नेचर कैसा है? वोलेटाइल नेचर है। ठीक है, दोनों का नेचर कैसा है? वोलेटाइल नेचर है। मतलब यहां पर सिर्फ लिक्विड ए मौजूद है और यहां पर सिर्फ लिक्विड बी मौजूद है, मतलब दोनों प्योर स्टेट में भी मौजूद है। ठीक है, अब अगर इसको लंबे समय तक के लिए छोड़ दूं मैं तो डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा और डायनामिक इक्विलिब्रियम आएगा तो मैं यहां पर वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकता हूं। तो इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा और इसका भी कुछ वेपर प्रेशर होगा। तो मैंने मान लिया प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में P0A है, लिक्विड बी का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में P0B है। ठीक है, लिक्विड ए, लिक्विड बी, वोलेटाइल, वोलेटाइल, प्योर लिक्विड ए, प्योर लिक्विड बी, वेपर प्रेशर P0A, P0B। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूं, इस लिक्विड ए में मैंने लिक्विड बी मिलाया, है ना? लिक्विड ए में मैंने क्या करा? लिक्विड बी मिलाया। मुझे एक बात बताओ, क्या वेपर प्रेशर सेम रहेगा? चेंज हो जाएगा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे ही लिक्विड ए में मैंने लिक्विड बी मिलाया इसका इक्विलिब्रियम भी तो डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया मतलब कह सकता हूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। अगर केपी चेंज हो गया तो इसका वीपी चेंज हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अब मैंने ए में जब बी मिलाया तो अब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि इसमें ए का अमाउंट कितना है और बी का अमाउंट कितना है। ठीक है, जब मैंने ए में बी मिलाया तो क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया, है ना? चैप्टर का नाम क्या है? सॉल्यूशन। तो क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। अब जो सॉल्यूशन बना है इसका वेपर प्रेशर फिक्स हो जाएगा और इसका वेपर प्रेशर किस बात पे डिपेंड करेगा कि इसमें ए का अमाउंट कितना है और बी का अमाउंट कितना है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। तो इनिशियली अपन ने क्या लिया? लिक्विड ए लिया, है ना? लिक्विड बी लिया। ये प्योर लिक्विड ए है, ये प्योर लिक्विड बी है। इसके कारण कुछ वेपर प्रेशर आएगा P0A, इसके कारण कुछ वेपर प्रेशर आएगा P0B। अब अपन ने क्या करा था? इन दोनों की क्या करा दी? मिक्सिंग करा दी। इन दोनों को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। अब आफ्टर मिक्सिंग बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं। आफ्टर मिक्सिंग बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होंगे। कौन कौन से क्वेश्चन अराइज होंगे एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये अराइज होगा कि आफ्टर मिक्सिंग इस लिक्विड सरफेस पर किसके मॉलिक्यूल्स होंगे? ए के होंगे या बी के होंगे? ठीक है, अभी क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। पहला क्वेश्चन तो ये दिमाग में आएगा, किस लिक्विड सरफेस पर ए के मॉलिक्यूल होंगे या बी के मॉलिक्यूल होंगे। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि यहां पर इवेपोरेशन किसका होगा? ए का होगा या बी का होगा। तीसरा क्वेश्चन ये आएगा कि यहां पर वेपर किसके बनेंगे? ए के बनेंगे या बी के बनेंगे। चौथा क्वेश्चन ये आएगा कि यहां पर वेपर प्रेशर किसके कारण लगेगा? ए के कारण लगेगा या बी के कारण लगेगा या दोनों के कारण लगेगा। तो आफ्टर मिक्सिंग बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं और इन सभी क्वेश्चन के आंसर अपन को देने हैं, है ना? दिमाग लगा लगा के जवाब देना। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, जब मैंने इन दोनों को मिलाया तो दोनों का नेचर क्या है? वोलेटाइल, है ना? तो जब इन दोनों को मिलाऊंगा तो क्या बनेगा? मिक्सचर बनेगा। ठीक है, और चैप्टर का नाम क्या है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब कह सकता हूं यहां पर जो मिक्सचर बनेगा वो होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। मतलब कह सकता हूं इस मिक्सचर में जो कॉम्पोजिशन होगा ए और बी का थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहेगा, सेम रहेगा।
ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आप मुझे बताओ लिक्विड सरफेस पर किसके मॉलिक्यूल्स होंगे, ए के, बी के, दोनों के? क्या ऐसा होगा कि ए की लेयर अलग है और बी की लेयर अलग है? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर बना है। मतलब लिक्विड सरफेस पर ए के मॉलिक्यूल भी होंगे और बी के मॉलिक्यूल भी होंगे, और दोनों ही क्या है, वोलेटाइल है। और जो इवेपोरेशन फिनोमिना होता है वो सरफेस फिनोमिना होता है। अब सरफेस पर ए भी मौजूद है, बी भी मौजूद है, तो आप मुझे बताओ इवेपोरेशन किस किस का होगा? दोनों का होगा। अच्छा, वेपर कौन कौन बनाएगा? दोनों बनाएंगे। अच्छा, प्रेशर कौन कौन लगाएगा? दोनों लगाएंगे। और वेपर प्रेशर भी दोनों के कारण आएगा। ये बात समझ में आ रही है? मतलब अपन कह सकते हैं यहां पर दोनों का इवेपोरेशन होगा, दोनों के कारण वेपर बनेंगे, दोनों के कारण प्रेशर लगेगा और दोनों के कारण वेपर प्रेशर आएगा। अब इस सॉल्यूशन में ए और बी का वेपर प्रेशर कितना होगा, इसको कैलकुलेट करने का तरीका बताया था रॉल्स ने। किसकी मदद से? रॉल्स लॉ की मदद से। और रॉल्स ने क्या बोला था कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इसमें ए का कितना अमाउंट है और बी का कितना अमाउंट है। और रॉल्स ने क्या करा, अमाउंट को एक्सप्रेस करा इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगा के जवाब देना। अगर किसी का अमाउंट ज्यादा ए और बी से, मान लो ए और बी में दोनों में से मान लो ए का अमाउंट ज्यादा है, तो ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा या कम? ज्यादा होगा। अगर बी का अमाउंट कम है तो बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? कम। तो रॉल्ट ने क्या करा, अमाउंट को एक्सप्रेस करा इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो रॉल्ट्स ने क्या बोला था कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो किस बात पर डिपेंड करेगा, यहां पर ए और बी का कितना अमाउंट है, और अमाउंट को एक्सप्रेस करा इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। ऐसे घूर घूर के मत देखो, ये मैंने नहीं बोला था, ये रॉल्ट्स ने बोला था और एक्सपेरिमेंट की मदद से बोला था। ये बात समझ में आ रही है? तो रॉल्ट्स ने क्या बोला, partial vapor pressure of A is directly proportional to mole fraction of A in solution. किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर किस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका अमाउंट इसमें कितना है। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सॉल्यूशन। मतलब जब मैंने इनकी मिक्सिंग करी तो मैंने इनको मिक्स कैसे करा कि ए का मोल फ्रैक्शन कितना है एक्स से, बी का मोल फ्रैक्शन कितना है एक्स बी। ये जो मोल फ्रैक्शन है ए और बी के, ये इनिशियल मोल फ्रैक्शन है। जब मैंने मिलाया तब की वैल्यू है, क्योंकि अगर जैसे ही इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगा ये चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए भी उड़ेगा और बी भी उड़ेगा, तो इनका कॉम्पोजिशन जो है सोल्यूशन में वो चेंज हो जाएगा। तो ये इनिशियल वैल्यूज है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब एक बात मुझे बताओ, अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन में रिमूव करूंगा तो एक कांस्टेंट आएगा। तो मैं कह सकता हूं जब इसको रिमूव करूंगा मैं, तो मैं बोल सकता हूं एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पी डैश ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी डैश बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। और मुझे एक चीज समझ में आती है कि ये जो पी नॉट ए और पी नॉट बी है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट ही रहेंगे। तो ये अल्टीमेटली है क्या, कांस्टेंट है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, और ये और कुछ नहीं, रॉल्ट्स लॉ है। ठीक है, क्लियर है यहां तक, है ना? अब यहां पर मैंने पी डैश ए पी डैश बी को क्या बोला है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। या पार्शियल वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि यहां पर एक से ज्यादा सब्सटेंस क्या बन लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, एक से ज्यादा गैस क्या लगा रही है, प्रेशर लगा रही है, इसलिए पार्शियल वर्ड यूज करा। यहां पर पार्शियल वर्ड यूज नहीं बोलूंगा, यहां पर क्या बोलूंगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। जैसे ही पार्शियल वर्ड यूज होगा तो समझ लेना क्या है, सोल्यूशन है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी का यहां तक? ठीक है, ये तीनों बना दिए क्या? अगर बना दिए तो उसके नीचे लिखो, है ना? एक लाइन लिखेंगे अपन, पहले लाइन लिख लो, बाद में बना दो, बाद में लिख लो, भले, ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, है ना? अपन रॉल्स लॉ लिखेंगे, है ना? अगर किसी ने बना दिया है ये या आधा छूटा हुआ है तो 3-4 लाइन छोड़कर आप स्टेटमेंट लिख दो।
किसी ने ये बना दिया है ना, तो 3-4 लाइन छोड़कर स्टेटमेंट लिख दो, 4 लाइन छोड़ दो स्टेटमेंट लिख दो, और जिसने नहीं बनाया है वो यहीं से स्टेटमेंट लिख दो पहले, फिर बना लेना डायग्राम, है ना। इसमें लिखना फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, कॉमा, 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 vapor pressure of a component, vapor pressure of a component at constant temperature, vapor pressure of a component at constant temperature is equal to is equal to is equal to vapor pressure is equal to vapor pressure of component in pure state is equal to vapor pressure of component is equal to vapor pressure of component in pure, impure नहीं, in pure state multiplied by mole fraction of that component, multiplied by mole fraction of that component, multiplied by multiplied by mole fraction of that component in solution, multiplied by mole fraction of that component in solution, multiplied by mole fraction of that component in solution। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन लिख लो, डायग्राम बना दो। फटाफट बनाना। अच्छा इधर देखो, बाद में बनाना। हाँ ये किसने दिया था? रॉल्स ने दिया था, है ना। किसकी मदद से दिया था? एक्सपेरिमेंट की मदद से दिया था। 10-15 साल लगे होंगे, एक्सपेरिमेंट करा होगा, है ना। इसको समझते हैं ये आया कैसे, अपन डायरेक्टली बताएंगे। देखना, दिमाग लगा लगा के जवाब देना, आप डायरेक्टली यहाँ पर कंक्लूड कर लोगे। ठीक है, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा आपके साथ कि आप ये जवाब दो, नहीं, आप ही जवाब दोगे। देखना, सुनना ध्यान से, इसको समझना। ये एक बार समझ में आने लग गया ना, केस 1 और केस 2 रॉल्स लॉ के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूरी समझ में आ जाएंगी। सिर्फ अपन को क्या करना पड़ेगा फिर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करना पड़ेगा। ये क्या है? लिक्विड सरफेस है, इसके नीचे क्या है? लिक्विड, और इसके ऊपर क्या है? वेपर्स। मतलब मैं बात कर रहा हूं इसकी, ये क्या है? लिक्विड सरफेस, इसके नीचे क्या है? लिक्विड, ऊपर क्या है? वेपर्स। अब मान लो कि प्योर लिक्विड ए है। अब अगर प्योर लिक्विड ए है, मतलब कह सकता हूं पूरा लिक्विड सरफेस किसने ऑक्यूपाई कर रखा होगा? ए के मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई कर रखा होगा। अगर पूरा लिक्विड सरफेस ए के मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो मुझे पता है इवेपोरेशन जो फिनोमेना होता है वो सरफेस फिनोमेना होता है, सरफेस पे होने वाला फिनोमेना होता है।
तो अगर पूरा सरफेस ए ने ऑक्यूपाई कर रखा है, मतलब मैं कह सकता हूं ए का इवेपोरेशन पूरे सरफेस से होगा। अगर ए का इवेपोरेशन पूरे सरफेस से होगा तो आप मुझे बताओ यहां पर वेपर ज्यादा बनेंगे या कम? ज्यादा बनेंगे वेपर। अच्छा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा या कम? इवेपोरेशन ज्यादा होगा क्योंकि पूरे सरफेस से हो रहा है। इवेपोरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि पूरे सरफेस से हो रहा है। पूरे सरफेस से इवेपोरेशन हो रहा है। अगर पूरे सरफेस से इवेपोरेशन हो रहा है तो मुझे बताओ वेपर ज्यादा बनेंगे या कम? अगर ज्यादा बनेंगे वेपर तो ज्यादा लगेगा प्रेशर, तो ज्यादा होगा। प्योर ए का पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मैक्सिमम वेपर प्रेशर कितना होगा? पी नॉट ए। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ए के कारण मैक्सिमम वेपर प्रेशर पी नॉट ए। ये बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं प्योर बी की। प्योर बी मतलब पूरा लिक्विड सरफेस जो होगा वो किसने ऑक्यूपाई कर रखा है? बी के मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है। अब अगर पूरा सरफेस बी के मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है, मतलब कह सकता हूं बी का जो इवेपोरेशन होगा वो पूरे सरफेस से होगा। अगर इवेपोरेशन पूरे सरफेस से होगा तो आप मुझे बताओ इवेपोरेशन ज्यादा या कम? ज्यादा। अगर इवेपोरेशन होगा ज्यादा तो वेपर भी बनेंगे। अगर वेपर बनेंगे ज्यादा तो प्रेशर भी लगेगा, तो वेपर प्रेशर भी आएगा बी के कारण ज्यादा। कितना आ रहा है? पी नॉट बी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब अपन ने क्या करी थी? इनकी मिक्सिंग करी थी, है ना? इनके क्या करी थी? मिक्सिंग करी थी। अब थोड़ी देर के लिए मान लो इन दोनों को अपन ने मिक्स करा, और मिक्स भी कैसे करा कि ए ज्यादा मात्रा में लिया और बी कम मात्रा में लिया। मतलब ए का अमाउंट क्या लिया? ज्यादा। बी का अमाउंट क्या लिया? कम। ये बात समझ में आती है? ठीक है। ए का अमाउंट लिया है ज्यादा, बी का अमाउंट लिया है कम। अब आप मुझे बताओ जब दोनों को मिक्स करूंगा तो क्या बनेगा? मिक्सचर। और मिक्सचर भी कैसा बनेगा यहां पर? होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? सॉल्यूशन। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन कैसा होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। मतलब कह सकता हूं ये जो मिक्सचर है इसमें ए और बी का कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म है। बात समझ में आ रही है? तो क्या मैं बोल सकता हूं इस लिक्विड सरफेस पर ए के भी मॉलिक्यूल होंगे और बी के भी मॉलिक्यूल होंगे, पर मॉलिक्यूल किसके ज्यादा होंगे? क्यों? ए का मात्रा जो है, ए का अमाउंट जो है वो ज्यादा है। मतलब कह सकता हूं इस लिक्विड सरफेस पर ए भी होगा और बी भी होगा, पर ए ज्यादा होगा क्योंकि उसका अमाउंट ज्यादा है। ये बात समझ में आ रही है? अब इवेपोरेशन क्या होता है? सरफेस फिनोमिना। सरफेस पे जिसके मॉलिक्यूल्स होंगे ज्यादा उसका इवेपोरेशन भी होगा। ये बात समझ में आ रही है? मतलब मैं यहां पर कह सकता हूं कि सरफेस पर ज्यादा मॉलिक्यूल्स किसके हैं? ए के। कम मॉलिक्यूल्स किसके हैं? बी के। मतलब ए ने सरफेस का ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रखा होगा और बी ने कम कर रखा होगा। तो ए का सरफेस एरिया है ज्यादा, तो ज्यादा सरफेस एरिया से इवेपोरेशन भी होगा। तो आप मुझे बताओ वेपर ज्यादा बनेंगे या कम? ज्यादा बनेगा वेपर तो ज्यादा लगेगा प्रेशर, तो ज्यादा होगा। पर बी की बात करें तो बी का सरफेस एरिया कम है। अगर बी का सरफेस एरिया कम है तो कम सरफेस एरिया से इवेपोरेशन भी होगा, तो वेपर भी बनेंगे, तो प्रेशर भी लगाएगा, तो वेपर प्रेशर भी होगा। ए का वेपर प्रेशर है ज्यादा, बी का है कम। क्यों? क्योंकि ए का अमाउंट है ज्यादा, बी का अमाउंट है कम। तो अपन कह सकते हैं जब सोल्यूशन बनेगा, सोल्यूशन बनने पर ए के कारण कितना वेपर प्रेशर लगेगा, बी के कारण कितना वेपर प्रेशर लगेगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इस सोल्यूशन में ए का कितना अमाउंट है और बी का कितना अमाउंट है। और अमाउंट को अपन ने एक्सप्रेस करा है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। बात समझ में आ रही है? वही आ गया। क्लियर है बात सभी को? 10-15 साल एक्सपेरिमेंट करते करते तब निकला और यहाँ 10 मिनट में आ गया। मुझे एक बात बताओ, आप इंटेलिजेंट या रॉल्ट? बात समझ में आ रही है ना? ये लिख लिया। एक लाइन लिखेंगे यहां पर। नहीं लिखा गया? फटाफट लिखो, फटाफट फटाफट।
सब इधर देखो ना, बाद में लिखना, समझ समझ के लिखना ना फिर। अच्छा अब इधर देखो, अभी तक अपन क्या बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो अपन को दिखाई दिया कि जिसका अमाउंट ज्यादा उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, पर यहां पर अगर इस एक्सप्रेशन को देखें तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर partial vapor pressure of component is directly proportional to mole fraction of that component in solution? बोल सकता हूं, ठीक है। अच्छा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट पी नॉट ए और पी नॉट बी के भी तो प्रोपोर्शनल होगा, नहीं होगा क्या? होगा, पी नॉट ए और पी नॉट बी के भी प्रोपोर्शनल होगा, है ना। इसको अब ध्यान से समझना, ये पी नॉट ए पी नॉट बी का मतलब क्या होता है ना। अगर पी नॉट ए और पी नॉट बी की बात करें तो सपोज करो पी नॉट ए ज्यादा, मान लो पी नॉट ए ज्यादा, तो पी डैश ए भी तो ज्यादा होगा, नहीं होगा क्या? मतलब कह सकते हैं इसके प्रोपोर्शनल है। पी नॉट बी ज्यादा तो पी डैश भी ज्यादा, पी नॉट बी कम तो पी डैश भी कम। ठीक है, अब ये पी नॉट ए पी नॉट बी बताता क्या है, इसको समझना है। ठीक है, एक टर्म आपने सुना होगा वोलेटाइल नेचर, जिसे अपन वोलेटिलिटी भी बोलते हैं। मुझे एक चीज समझ में आती है, प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो दो बात पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिक्विड और टेम्परेचर। टेम्परेचर सेम है, क्योंकि अपन अगर सोल्यूशन बना रहे हैं तो सभी का टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा, सेम कंडीशंस पे मौजूद होंगे। पर अगर मैं नेचर ऑफ लिक्विड की बात करूं तो याद करो मैंने आपको बताया था, जिस लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे कम, जिस लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे कम, तो आप मुझे बताओ वहां पर इवेपोरेशन ज्यादा या कम? अगर इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो वेपर ज्यादा बनेंगे कम? अगर ज्यादा बनेगा वेपर तो ज्यादा लगेगा प्रेशर, तो ज्यादा होगा वेपर प्रेशर। ये बात समझ में आ रही है? मैंने मान लिया कि ए में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो वीक है एज कंपेयर टू बी। ए में, प्योर ए में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो वीक है एज कंपेयर टू बी। तो आप मुझे बताओ ए के वेपर ज्यादा बनेंगे या कम? ज्यादा बनेंगे वेपर, तो ज्यादा लगेगा प्रेशर, तो ज्यादा होगा वेपर प्रेशर। मतलब पी नॉट ए की वैल्यू पी नॉट बी से ज्यादा होगी। मतलब ये अल्टीमेटली बता क्या रहा है, ए के उड़ने की टेंडेंसी बता रहा है, ए के वोलेटिलिटी बता रहा है। ए की क्या बता रहा है? वोलेटिलिटी, उड़ने की टेंडेंसी बता रहा है। तो ये जो पी नॉट ए और पी नॉट बी है ना, ये क्या बता रहा है? वोलेटाइल नेचर के बारे में बता रहा है, वोलेटिलिटी के बारे में बता रहा है। तो मैं कह सकता हूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature partial vapor pressure of component, partial vapor pressure of component is directly proportional to mole fraction of that component in solution and volatility of that component। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? ये स्टेटमेंट लिखेंगे, ये लिख लिया। तो अभी तक तो अपन अमाउंट की ही बात कर रहे थे, जिसका अमाउंट ज्यादा उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा। पर यहां पर एक और फैक्टर दिखाई दिया मुझे, वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी मतलब पी नॉट ए पी नॉट बी, जिसका पी नॉट ए ज्यादा उसके वेपर भी बनेंगे ज्यादा प्योर स्टेट में। तो वोलेटाइल नेचर क्या होगा? ज्यादा। वोलेटिलिटी क्या होगी? ज्यादा। पॉइंट लिखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर कॉमा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर कॉमा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर कॉमा at constant temperature comma partial vapor pressure of a component, partial vapor pressure of a component, partial vapor pressure of a component is directly proportional to, is directly proportional to, partial vapor pressure of a component is directly proportional to mole fraction of that component, is directly proportional to mole fraction of that component in solution, is directly proportional to mole fraction of that component in solution and volatility of that component, and volatility of that component। तो किसी भी लिक्विड की वोलेटिलिटी के बारे में जानना हो, कौन ज्यादा वोलेटाइल है,
वो कैसे पता करेंगे अपन? पी नॉट ए और पी नॉट बी को देखकर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अपन ने क्या देखा यहां पर? ए और बी को क्या करा? मिक्स करा, क्या बनाया? सोल्यूशन बनाया। इस सोल्यूशन में ए के कारण कितना वेपर प्रेशर आएगा, बी के कारण कितना वेपर प्रेशर आएगा, इसको कैलकुलेट करने का तरीका बताया था रॉल्ट्स ने, है ना? तो अपन ने पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए बी कैलकुलेट कर लिया, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी बी कैलकुलेट कर लिया। पर अगर कोई मेरे से बोल दे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा, तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा? पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी या पी डैश ए प्लस पी डैश बी? ये बात समझ में आ रही है? तो मतलब मैं कह सकता हूं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं पीएस से। इसको अपन टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, इसको अपन वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर भी बोल सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली है क्या? होमोजीनियस मिक्सचर है। ये किसके बराबर हो जाएगा? पी डैश ए प्लस पी डैश बी। अब अगर मैं यहां पर पीएस की वैल्यू लिखूं, पीएस की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? मैं कह सकता हूं पी डैश ए प्लस पी डैश बी। पी डैश ए को क्या लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये फाइनल एक्सप्रेशन है। अगर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड करना है तो किसके बराबर हो जाएगा? सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो मुझे पता है ए और बी ने मिलकर क्या बनाया है? सोल्यूशन बनाया है। और अपन जानते हैं सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है? 1। मतलब कह सकता हूं एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1 के बराबर। अगर मैं यहां से एक्स बी की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए। ये यहां पर पुट करो, जब पुट करोगे तो ये आ जाएगा पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट बी प्लस एक्स ए इंटू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। लिख सकता हूं क्या ऐसे? पी नॉट बी इंटू 1 तो ये आ गया पी नॉट बी, है ना? पी नॉट ए एक्स से माइनस पी नॉट बी एक्स से, तो एक्स से कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। ये बात समझ में आ रही है? इसको मार्क करना इक्वेशन नंबर 1, इसको मार्क करना इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब अपन यहां पर क्या देख रहे हैं? ग्राफ देख रहे हैं। बाद में बनाना, ग्राफ देख लो पहले। मुझे एक बात बताओ, ग्राफ कैसे बनाऊं? मैथमेटिकली समझाऊं या लॉजिकली? बिन फालतू मेहनत कराओगे लॉजिकली समझाकर। अब दोनों वाह 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 वाह। लड्डू दी है, एक बार ही दी है। मेरे को सैलरी एक बार ही मिलती है। क्या कह रहे हो? 2 बार इंस्टॉलमेंट दी है। अभी सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको है ना छुट्टी के बाद पढ़ाया जाएगा। अभी छुट्टी से पहले आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का ही पढ़ाया जा रहा है। अच्छा इधर देखो, लॉजिकली समझना है, समझ लोगे? मैथमेटिकली तो 2 मिनट में समझा दूंगा। याद करो केमिकल काइनेटिक्स में ग्राफ बनाना सिखाए थे। इक्वेशन दिखाई दे रही है, बन जाएगा 2 मिनट में। अब आपने बोला है लॉजिकली, तो इधर देखना ध्यान से और समझना। मुझे एक बात बताओ, ग्राफ अपन किसके बीच में बना रहे हैं? वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच में, है ना? तो वेपर प्रेशर मैंने कहां पर मार्क करा? वाई एक्सेस पर। मोल फ्रैक्शन कहां पर मार्क करा? एक्स एक्सेस पर। मुझे एक बात बताओ, मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, मतलब ये जो कर्व होगा ये यहां से यहां तक के बीच में ही लाया करेगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा मुझे एक और बात बताओ, अगर मैं मान लू एक्स से यहां पर कितना है? 0, तो एक्स भी कितना हो जाएगा? क्योंकि मुझे पता है इनका सम किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। और अगर मैं यहां पर मान लू एक्स से यहां पर 1 है, तो एक्स भी कितना हो जाएगा? ये बात समझ में आ रही है? और मैं ये जो ग्राफ बना रहा हूं ये मान के बना रहा हूं कि ए की वोलेटिलिटी ज्यादा है। अगर ए की वोलेटिलिटी ज्यादा है मतलब पी नॉट ए की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा, और पी नॉट बी की वैल्यू क्या होगी? कम। ये मानकर, ये सोचकर, ये अज्यूम करके मैं ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है, अब आपको लॉजिकली बनवाना है। ठीक है,
सबसे पहले एक काम करते हैं, एंड पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं x से किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अगर x से 1 के बराबर है, x भी 0 के बराबर है, मतलब मैं कह सकता हूं कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ a ही मौजूद है। अगर कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ a ही मौजूद है तो a के कारण वेपर प्रेशर कितना है, P नॉट ए। तो a के कारण वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, वेपर प्रेशर का है y एक्सिस पर P नॉट ए। ये किसके कारण है, a के कारण। अब आप मुझे बताओ b है क्या, अब b है ही नहीं, तो b के कारण वेपर प्रेशर कितना होगा, ये रहा 0। बात समझ में आ रही है। अच्छा उधर देखो, इधर देखें तो x भी कितना है 1, x से कितना है 0। अब आप मुझे बताओ कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ कौन है, सिर्फ b है, प्योर b है, और प्योर b के कारण वेपर प्रेशर कितना होगा, P नॉट b। तो b के कारण वेपर प्रेशर कितना होगा, P नॉट b, और अपन मान के चल रहे हैं P नॉट a से कम है, मतलब ये रहा। ये बात समझ में आ रही है। अगर P नॉट b ज्यादा मानते तो ये और ये समझ रहे हो ना। अच्छा अब अगर मैं बात करूं, ये तो किसका प्रेशर है, बी के कारण प्रेशर, क्या ए मौजूद है, अगर ए है ही नहीं तो वेपर प्रेशर इसका कितना होगा, 0 होगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब अपन को ग्राफ बनाना है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा हूं, है ना, यहां से वहां मूव कर रहा हूं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट पर क्या नजर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ ए मौजूद है, बी है ही नहीं, मतलब मैं कह सकता हूं इस पूरे लिक्विड सरफेस पर ए के मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर प्योर ए है मतलब पूरा सरफेस एरिया ए के मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई कर रखा होगा। अगर पूरा सरफेस एरिया ए के मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई कर रखा होगा, मतलब मैं कह सकता हूं ए का इवेपोरेशन पूरे सरफेस से होगा। तो आप मुझे बताओ इवेपोरेशन ज्यादा होगा या कम, अगर इवेपोरेशन होगा ज्यादा तो वेपर भी बनेंगे, ज्यादा बनेगा वेपर तो ज्यादा लगेगा प्रेशर, तो ज्यादा होगा P नॉट ए, मैक्सिमम वैल्यू होगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना। अब मैंने क्या करा, ध्यान से सुनना, ए था, सिर्फ ए था, और सिर्फ ए ही था, मतलब P नॉट ए, और P नॉट बी कितना हो जाएगा, मतलब बी के कारण प्रेशर कितना हो जाएगा, यहां पर 0 हो जाएगा। अब मैंने क्या करा, जरा सा बी मिलाया, जरा सा क्या करा, बी मिलाया। तो मुझे पता है ए और बी मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा, और ये मिक्सचर भी कैसा होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा, क्योंकि चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। अब अगर होमोजीनियस मिक्सचर बन रहा है, मतलब कह सकता हूं कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर ए और बी का यूनिफॉर्म रहेगा। अब अगर मैंने इसमें जरा सा बी मिलाया तो मैं कह सकता हूं अब लिक्विड सरफेस पर बी भी मौजूद होगा और ए भी मौजूद होगा। पर आप मुझे बताओ, अब अगर इस लिक्विड सरफेस पर थोड़ा सा बी भी मौजूद है तो ए का सरफेस एरिया पहले के रिस्पेक्ट में अब कम हो गया होगा, ए का जो सरफेस एरिया होगा वो पहले के रिस्पेक्ट में कम हो गया होगा। तो आप मुझे बताओ कम सरफेस एरिया से इवेपोरेशन ज्यादा या कम, अगर कम इवेपोरेशन मतलब ज्यादा बनाएगा वेपर या कम बनाएगा वेपर, कम बनाएगा वेपर, तो कम लगाएगा प्रेशर, तो कम आएगा, मतलब ए के कारण वेपर प्रेशर कम हो गया। ये बात समझ में आ रही है। सर ये ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। जब प्योर ए था तो ए का मोल फ्रैक्शन कितना था, 1, पर जैसे ही मैं इसमें बी मिलाऊंगा तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या 1 रहेगा, 1 से ज्यादा है 1 से कम, 1 से कम हो जाएगा। आप देखो इस डायरेक्शन में ए का मोल फ्रैक्शन कम होता है, इस डायरेक्शन में बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ता है। बात समझ में आ रही है। जैसे ही आपने जरा सा बी मिलाया ना, अब बी का मोल फ्रैक्शन 0 नहीं होगा, कुछ हो गया होगा। बात समझ में आ रही है। तो बी का जो कर्व बनेगा ना वो इधर ही बनेगा, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने क्या मिलाया था, जरा सा बी मिलाया था, तो बी ने भी कुछ सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करा होगा। अगर बी ने कुछ सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करा है तो मैं कह सकता हूं कुछ सरफेस एरिया से कुछ इवेपोरेशन होगा। अब इवेपोरेशन ज्यादा होगा या कम, कम ही होगा, क्योंकि सरफेस एरिया क्या है, कम, पर इवेपोरेशन होगा। अगर इवेपोरेशन होगा तो वेपर बनेंगे नहीं बनेंगे, अगर वेपर बनेगा तो प्रेशर भी लगेगा, तो बी के कारण वेपर प्रेशर भी आएगा। बात समझ में आ रही है।
बी के कारण वेपर प्रेशर आने लगा है, ए के कारण घटने लगा है, थोड़ा और बी मिलाया, थोड़ा और बी मिलाऊंगा तो ए का सरफेस एरिया कम, तो कम सरफेस एरिया से इवेपोरेशन भी होगा तो वेपर भी बनेंगे, प्रेशर भी लगेगा तो वेपर प्रेशर भी आएगा, ये कम होता जा रहा है। अब बी मिलाता जा रहा हूं तो बी का सरफेस एरिया बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ते हुए सरफेस एरिया से इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, अगर इवेपोरेशन ज्यादा तो वेपर बनेंगे, प्रेशर लगेगा तो वेपर प्रेशर भी आएगा, आ रहा है, ये बात समझ में आ रही है, ये भी आता जा रहा है, क्लियर है बात सभी को, ठीक है। अब थोड़ा सा इधर से चले अपन उधर, थोड़ा इधर से उधर चलते हैं, दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर कौन है? सिर्फ बी मौजूद है, अगर सिर्फ बी मौजूद है मतलब पूरे लिक्विड सरफेस पर बी के मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब पूरे सरफेस से इवेपोरेशन होगा, तो इवेपोरेशन ज्यादा हो गया कम? ज्यादा इवेपोरेशन, वेपर भी बनेंगे ज्यादा, प्रेशर भी लगेगा ज्यादा, तो वेपर प्रेशर भी बी के कारण क्या आ रहा है? ज्यादा, पी नॉट बी, है ना। जरा सा ए डालो, जरा सा ए डालो तो बी का सरफेस एरिया पहले के रिस्पेक्ट में कम, अगर सरफेस एरिया कम तो वेपर भी बनेंगे कम, प्रेशर भी लगेगा कम, तो वेपर प्रेशर भी आएगा। अब क्या करा था आपने? जरा सा ए मिलाया था, प्योर बी में जब जरा सा ए मिलाया था तो कह सकता हूं ए ने भी थोड़ा सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करा होगा, उस थोड़े सरफेस एरिया से वेपर बने होंगे, प्रेशर लगा होगा, वेपर प्रेशर आया होगा, तो जीरो था पहले, आ गया। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? ठीक है, लॉजिकली तो ऐसे बनेगा, ठीक है, आगे सुनते रहना। अब ये एक्चुअल में कैसे होगा ये तो मैंने थोड़ा सा रफली बना दिया ये। ऐसे ही बनेगा ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब मुझे दिखाई दे रहा है कि मैंने पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए का कर्व बना दिया। अब मुझे किसका बनाना है? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन का कर्व बनाना है। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन का कर्व अगर लॉजिकली समझना है तो इसको देखना है। यहां पर मान लो थोड़ी देर के लिए टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन अपन को इस पॉइंट पर पता करना है। अभी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इस पॉइंट पर मुझे क्या करना है? पता करना है। और मुझे पता है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर होगा? पी डैश ए प्लस पी डैश बी, है ना। अब आप मुझे बताओ इस पॉइंट पर ए के कारण वेपर प्रेशर कितना होगा? देखो ए का कर्व ये रहा, वेपर प्रेशर ये रहा, तो इस पॉइंट पर ए के कारण वेपर प्रेशर कितना लगेगा? इतना लगेगा, इसके बराबर होगा। तो वेपर प्रेशर ए के कारण कितना है? इतना। कितना है? इतना, है ना। अब इस पॉइंट पर बी के कारण वेपर प्रेशर भी होगा। अब बी का कर्व ये रहा, तो इस पॉइंट पर बी के कारण वेपर प्रेशर कितना लगेगा? उतना। समझ रहे हो ना? कितना? उतना। तो ए के कारण है इतना, बी के कारण है उतना। समझ रहे हो ना? कितना? ए के कारण है इतना, बी के कारण है उतना, तो टोटल कितना हो जाएगा? इतना प्लस उतना। बात समझ में आ रही है? टोटल क्या हो जाएगा? इतना प्लस उतना, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैंने टप से उठाया, यहां पे रख दिया, तो यहां पर ये एक पॉइंट आ गया। ये बात समझ में आ रही है? तो टोटल वेपर प्रेशर कितना हुआ इस पॉइंट पर? इतना। समझ रहे हो ना? कितना? इतना प्लस उतना करके कितना आया? इतना आया। ठीक है, अब एक और पॉइंट पे निकालते हैं, है ना। सपोज करो इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो ए के कारण वेपर प्रेशर कितना होगा? ए का कर्व ये रहा, तो ए के कारण होगा इतना। बी के कारण कितना होगा? बी का कर्व ये रहा, इसका होगा उतना। तो टोटल कितना हो जाएगा? इतना, इतना प्लस उतना, है ना। ये टोटल हो जाएगा। अब मैंने क्या करा, इसको टप से उठाया और यहां पर रख दिया, तो ये पॉइंट आ गया। ये ऐसे आ जाएगा पॉइंट। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसे क्या मैं हर एक जगह पॉइंट निकाल सकता हूं? मुझे बता सकते हो कैसी लाइन बन रही है?
और कहां से कहां बन रही है? पी नॉट बी से पी नॉट ए बन रही है। मतलब कह सकता हूं जो कर्व होगा वो कुछ ऐसा होगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? ये किसका कर्व है? पीटी का। पीटी किसके बराबर होगा? या ऐसे कह दो, ये किसका कर्व है? पीएस का कर्व है। पीएस बोलो पीटी बोलो, एक ही बात है। ये हो जाएगा पी डैश ए प्लस पी डैश बी। ये किसका कर्व है? पी डैश बी का कर्व है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पी नॉट बी एक्स बी। ये किसका कर्व है? पी डैश ए का कर्व है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पी नॉट ए एक्स ए। ये बात समझ में आ रही है? मैथमेटिकली देखो कैसे बनेगा। अगर मैं बात करूं ए के कर्व की, ए के कर्व की ध्यान से देखना। एक्सप्रेशन क्या है? पी डैश ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए। ये बात समझ में आ रही है? अब मुझे एक बात बताओ, ये पी डैश ए क्या होता है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। मतलब ये किसके बारे में बता रहा है? वेपर प्रेशर के बारे में बता रहा है। और वेपर प्रेशर कहां है? वाई एक्स। मतलब ये है वाई। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कहां है? एक्स पर। एक्स के साथ वाली टर्म स्लोप। सर इंटरसेप्ट कहां है? ये रहा। मतलब मैं कह सकता हूं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, कहां से शुरू हो रही है? ओरिजिन से शुरू हो रही है, स्लोप पॉजिटिव है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? पी नॉट ए के बराबर। कैसे पता चलेगा? एक्स से वन पुट करो, एक्स से वन पुट करो। पी डैश ए किसके बराबर हो गया? पी नॉट ए के बराबर हो गया। ऐसे ही अपन पी डैश बी का भी निकाल सकते हैं, पर पी डैश बी का यहां से बनेगा क्योंकि पी डैश बी के लिए ओरिजिन ये है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? टोटल वेपर प्रेशर का भी देख लेते हैं। टोटल वेपर प्रेशर का कैसे होगा? देखो ये इक्वेशन, ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर कहां है? वाई पर या एक्स पर? ये है वाई, ये है एक्स। एक्स के साथ वाली टर्म स्लोप। इन दोनों टर्म्स के अलावा कुल मिलाकर जितनी भी टर्म होगी वो क्या होगा? इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। अब आप मुझे बताओ इंटरसेप्ट पॉजिटिव या नेगेटिव? और पॉजिटिव भी कितना? पी नॉट बी के बराबर। ये रहा पी नॉट बी। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा मुझे बताओ स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव? कैसे कह सकते हो? मान के चले हैं पी नॉट ए ज्यादा है, पी नॉट बी कम है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होगी। स्लोप पॉजिटिव, स्ट्रेट लाइन ऊपर जाएगी, जा रही है देखो। ये बात समझ में आ रही है? ये पॉइंट कैसे पता करेंगे? एक्स से वन पुट कर दो। एक्स से वन पुट करोगे तो पी नॉट बी कैंसिल आउट हो जाएगा, पी नॉट ए आ जाएगा। ये पी नॉट ए आ गया। मैथमेटिकली तो आसानी से बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? कॉपी करो इसको फटाफट, फटाफट कॉपी करो फटाफट। बना लिया?
ये है लिक्विड मिक्सचर, यहाँ पे इसको लिक्विड सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, और ये है गैसियस मिक्सचर। ये लिख लिया, ये तो लिख लिया होगा, है ना? इसी में लिखेंगे डाल्टन्स लॉ। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। ये बना लिया क्या? प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा दोनों के। फिर वेपर प्रेशर किस बात पे डिपेंड करेगा? इनमें से प्रोडक्ट किसका ज्यादा है। इसको मैं डाल दूं, ये ऊपर ऊपर का मैं डाल देता हूं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, बना लिया। अच्छा अब इधर देखो, इसको देखो एक बार। अगर मैं यहां पर देखूं तो मैंने ए और बी को मिलाया था, ठीक है। अब इनको मैंने कितना मिलाया है ये मेरे पे डिपेंड करता है, क्योंकि एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू मैं डिसाइड कर रहा हूं, ठीक है। एक्स ए और एक्स बी ये कब है मोल फ्रैक्शन? इनिशियली, जब मिलाया जा रहा है, ठीक है। तो एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू किस बात पे डिपेंड करती है? मेरे पे डिपेंड करती है। पर एक बात मुझे बताओ, इसको थोड़ी देर के लिए अगर मैं छोड़ दूंगा तो एक्स ए और एक्स बी, क्या ये वैल्यू रह पाएगी? नहीं, ये वैल्यू ही चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ए कुछ उड़ चुका होगा और बी भी कुछ उड़ चुका होगा। ये बात समझ में आ रही है? ए भी कुछ उड़ चुका होगा और बी कुछ उड़ चुका होगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, सुनना ध्यान से। ए कितना उड़ा होगा, बी कितना उड़ा होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ए और बी का कितना अमाउंट है, साथ ही साथ इनके वोलेटाइल नेचर पे डिपेंड करेगा। ए और बी कितना उड़ा होगा ये किस बात पे डिपेंड करेगा? इनके अमाउंट पे डिपेंड करेगा, साथ ही साथ इनके वोलेटिलिटी पे डिपेंड करेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर थोड़ी देर बाद क्या बन जाएगा? गैसियस मिक्सचर बन जाएगा, जहां पे ए भी मौजूद होगा और बी भी मौजूद होगा, और डायनामिक इक्विलिब्रियम आएगा तब अपन इनका यहां पर वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं यहां पर क्या बनेगा? गैसियस मिक्सचर बनेगा, और गैसियस मिक्सचर किसका होगा? ए और बी का होगा। मतलब कह सकता हूं यहां पर भी इनका कुछ पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन होगा। मान लेते हैं ए का कॉम्पोजिशन है वाई ए और बी का कॉम्पोजिशन है वाई बी। वाई ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। वाई बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या वाई ए और एक्स ए बराबर होंगे? हैं? क्यों? क्योंकि एक्स ए और एक्स बी मेरे पे डिपेंड कर रहा है, मैं डिसाइड कर रहा हूं। पर वाई और वाई बी कौन डिसाइड कर रहा है? इनका अमाउंट, साथ ही साथ ए और बी का वोलेटाइल नेचर। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मैं यहां पर कह सकता हूं
कि ये जो वाई और वाई भी है ये एक्स और एक्स बी के बराबर नहीं होंगे, पर एक स्पेशल मिक्सचर होता है जिसे अपन बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। वहां पर वाई किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर, वाई भी किसके बराबर हो जाएगा, एक्स बी के बराबर। ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर अपन हायर क्लासेस में नहीं पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, है ना। पर इन जनरल अपन क्या बोलेंगे, इनकी वैल्यू क्या होगी, बराबर नहीं होगी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको कैलकुलेट करने का तरीका बताया था डाल्टन ने। किसने बताया था, डाल्टन ने बताया था। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं डाल्टन की, तो डाल्टन ने तो बहुत सारे लॉ दिए थे। कौन से लॉ की बात कर रहे हैं अपन, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। और ये अपन ने पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम में, पार्शियल वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। तो मैं कह सकता हूं ये जो डाल्टन लॉ लगाएंगे अपन, ये कहां पर लगाएंगे, ये अपन लगाएंगे ओनली फॉर गैसियस मिक्सचर। ठीक है, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर, टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर। अब अगर मैं बात करूं सिर्फ ए की बात करूं, तो मैं बोल सकता हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए किससे रिप्रेजेंट करूंगा, पी डैश ए से। ये किसके बराबर हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए का मोल फ्रैक्शन एक्स ए या वाई ए, वाई ए बोलेंगे क्योंकि बात किसकी करेंगे अपन, गैसियस मिक्सचर की बात करेंगे, तो ये हो जाएगा वाई ए इंटू टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर पीटी। अब पीटी बोलो या पीएस बोलो एक ही बात है ना। इसको अपन पीएस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पीटी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं बी के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी मतलब पी डैश बी। ये किसके बराबर हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी मतलब वाई बी इंटू पीटी। ये डाल्टन लॉ है। अब अगर इसकी वैलिडिटी चेक करनी है, ये सही है या नहीं है, किसी ने मेरे से पूछा था चेक कैसे करेंगे। कल एक क्वेश्चन कराया था मैंने, किसने पूछा था सर ये कैसे चेक करेंगे कि ये सही है नहीं है, क्रॉस चेक कैसे करेंगे, पता नहीं, हो सकता है सपने में आया होगा मेरे। अच्छा इधर देखो, इसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे कि ये एक्सप्रेशन अपन ने सही लिखा है या नहीं लिखा है। तो अपन क्या करें, इनको ऐड कर लेते हैं, इनको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो मुझे एक चीज समझ में आती है, पी डैश ए प्लस पी डैश बी ये किसके बराबर हो जाएगा, वाई ए पी टी प्लस वाई बी पी टी। ठीक है, अब मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि यहां पर कॉमन क्या नजर आ रहा है, पीटी कॉमन नजर आ रहा है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, पीटी इंटू वाई ए प्लस वाई बी। और अपन जानते हैं सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल दी कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 1 होगा। और ये कौन सा सॉल्यूशन है, ये गैसियस सॉल्यूशन है। बताया था सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। तो मैं कह सकता हूं इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। और अपन जानते हैं टोटल वेपर प्रेशर जो होगा वो पी डैश ए प्लस पी डैश बी ही होता है। ये बात समझ में आ रही है, मतलब ये जो एक्सप्रेशन अपन ने लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। ये 1 अपन ने माना था, इसको बोल देंगे अपन 3, तो अपन बोलेंगे यूजिंग 1 and 3 मैं कह सकता हूं रॉल्ट ने भी बात करी थी पी डैश ए और पी डैश बी के बारे में, डाल्टन ने भी बात करी पी डैश ए और पी डैश बी के बारे में। तो क्यों ना इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूं, क्योंकि वैल्यू तो बराबर ही आनी है भले ही कोई सा भी फॉर्मूला हो। तो अगर मैं पी डैश ए की बात करूं अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ ये हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ वाई ए इंटू पी टी। पी डैश बी की बात करूं अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ पी नॉट बी एक्स बी, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ वाई बी इंटू पी टी। ये बात समझ में आ रही है, केस 1 में बस यही याद रखना और कुछ याद नहीं रखना। ये आ गया ना रॉल्ट्स लॉ।
ये आ गया डाल्टन्स लॉ, और डाल्टन्स लॉ तो पहले से ही याद है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? बस अल्टीमेटली ये याद रखना है। और एक और चीज याद रखनी है जो आपने ही बताई थी मुझे, पीटी जो होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो होगा, वो किसके बराबर होगा? पी डैश ए प्लस पी डैश बी या पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी? पी डैश ए प्लस पी डैश बी। कॉपी करो इसको, यहां पर लिखेंगे वाई ए एंड वाई बी आर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। और इस डायग्राम को है ना लेबल कर लेना, वाई ए वाई बी गैसियस मिक्सचर लिक्विड मिक्सचर। अब ये कंप्लीट हो गया केस 1। बना लिया? फटाफट लिखो। टेस्ट का सिलेबस है आपका केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट पूरा, ठीक है। सॉल्यूशंस चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूरी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूरी आएगी, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं आएगी, है ना। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे है ना आज, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इस वीक खत्म हो जाएगी। और मंडे और ट्यूसडे तक आपका डिस्कशन भी कंप्लीट हो जाएगा जितना टेस्ट में आ रहा है, ठीक है। रेस केमिकल काइनेटिक्स की बना लेना, है ना। सॉल्यूशंस रेस के नोटिस बोर्ड पर मैं मंडे को लगवा दूंगा, ठीक है। मैं डाल दूं? क्वेश्चन लिखेंगे। लिख लिया? जल्दी लिखो फटाफट। चलो आराम से लिखो, वैसे भी लास्ट क्लास है, अभी 45 मिनट्स बचे हैं वीपी। क्या कह रहे हो? कल मैंने वो क्लास 8:35 पे छोड़ी है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, उनका केस 2 भी खत्म हो गया। कोई बात नहीं, मेरे को सिलेबस की कभी टेंशन नहीं रहती, जब तक 3-4 में क्लास आ रही है सिलेबस की कोई टेंशन नहीं है, कभी भी लपेट लूंगा मैं। लिख लिया? प्रिपरेशन लीव आपको मिलेगी जरूर। अभी तो आपके 11th के एग्जाम रह गए ना?
क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन। कंसिडर द वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ग्राफ। कंसिडर द वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ग्राफ। ग्राफ ये रहा ना ग्राफ। एसपी इज इक्वल टू, बोर्ड पे लिखा हुआ है, एसपी इज इक्वल टू पी क्यू प्लस आर एस, क्यू आर प्लस आर एस, एस आर प्लस एस क्यू, पी क्यू प्लस क्यू आर। पी आर एस, बताओ, सब आंसर बताना इसका। क्या होगा? सी होगा पक्का? अच्छा, मुझे बताओ, मुझे निकालना क्या है? एसपी निकालना है, और एसपी और कुछ नहीं, पीटी के बराबर है। पीटी के घर पे ही तो है ना? और मुझे एक चीज समझ में आती है, पीटी किसके बराबर होता है? पी डैश ए प्लस पी डैश बी। तो पीटी की वैल्यू क्या है? एसपी इज इक्वल्स टू, अच्छा इस पॉइंट पर पी डैश ए की वैल्यू क्या होगी? पी डैश ए का कर्व ये रहा, पी डैश ए का कर्व ये रहा, और ये किसके बराबर होगा? एस आर के बराबर, प्लस पी डैश बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एस क्यू, एस क्यू। तो एस आर प्लस एस क्यू ये आंसर है, और अभी बताया भी था आपको, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्या ला? बोलूं? बोलूं? अच्छा, कंसंट्रेशन टर्म्स के क्वेश्चन बना रहे हो ना मॉड्यूल के? मैं आपको कल रॉल्स लॉ का पूरा क्वेश्चन मतलब बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन बनाना है, पर रॉल्स लॉ एक साथ बनाना, ऐसे नहीं केस वन बना रहे हैं फिर बाद में केस टू बना रहे हैं, और पता चला एग्जाम में केस वन और केस टू एक साथ आ जाए तो पता ही नहीं पड़ रहा कि कौन से क्वेश्चन में केस वन लगाना है, कौन से क्वेश्चन में केस टू लगाना है ना? तो एक साथ क्वेश्चन लगाना उसके, ठीक है? 32 ग्राम ऑफ मिथेनॉल, 32 ग्राम ऑफ मिथेनॉल is added in 23 gram of ethanol. 32 gram of methanol is added in 23 gram of ethanol. Is added in 23 gram of ethanol to form an ideal solution. To form an ideal solution. Full stop. If
to form an ideal solution. Full stop. If vapor pressure of methanol and ethanol, if vapor pressure of methanol and ethanol in a pure state, ये क्या होता है? P naught A or P naught B. If vapor pressure of methanol and ethanol in pure state are 30 and 51 mm of Hg, mm of Hg, 30 and 51 mm of Hg, full stop. Calculate first part. Calculate first part. Partial vapor pressure of methanol and ethanol. Partial vapor pressure of methanol and ethanol. Partial vapor pressure of methanol and ethanol. Second part. Total vapor pressure of solution. Total vapor pressure of solution. Third part. Mole fraction of methanol and ethanol. Third part. Mole fraction of methanol and ethanol in vapor phase. In vapor phase. मतलब क्या निकालना है? YA YB निकालो फटाफट. सबसे पहले तो मोल फ्रैक्शन निकालो. आ जाएगा, निकालो फटाफट. मिथेनॉल का मोलर मास कितना होता है? 32 और इथेनॉल का होता है 46. थर्ड पार्ट है मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल इन वेपर फेज. मतलब YA और YB निकालना है आपको. पहले का गलत है. 17 सही है. 2017 सही है. और दूसरे पार्ट का, दूसरा पार्ट भी फटाफट हो जाएगा. 37 बिल्कुल सही है. तीसरा पार्ट निकालो. ये तो x से x भी निकला है. P नॉट है, P नॉट B की वैल्यू दे रखी है. कितना आ रहा है? बस इसको ऐसे ही रहने दो, मतलब मत सॉल्व करो. चलो एक काम करो, कर लो. ट्वेंटी बाय 37, 17/37, 20/37, 0.5 से ऊपर. करो करो, सॉल्व करो इसको. 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना. एक रिलेशन निकलेगा, बहुत जबरदस्त चीज निकलेगी. हाँ हम्म. देख लेते हैं एक बार. 0.54 एक बार देख लेते हैं. यहाँ पर एक बार कर लेते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन है. एक बार देख लेते हैं कैसे करना होता है. ठीक है. सबसे पहले तो ये चेक करना होता है ये केस 1 लगेगा या कोई और केस लगेगा.
तो कैसे पता चलेगा? अब आप देखो, मिथेनॉल और इथेनॉल की बात हो रही है और इनका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है, मतलब दोनों ही वॉलेटाइल है। अगर नॉन वॉलेटाइल होता तो उड़ता नहीं तो प्रेशर लगाता नहीं, तो वेपर प्रेशर आता नहीं। मतलब दोनों क्या है? लिक्विड है, वॉलेटाइल है। ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, क्योंकि मुझे निकालना है पी डैश ए। पी डैश ए का फॉर्मूला क्या होता है? पी नॉट ए एक्स ए। तो एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है। तो यहां पर मैं मान के चल रहा हूं ए क्या है? मिथेनॉल। बी क्या है? इथेनॉल। बार बार नहीं लिखूंगा, है ना। तो एक्स ए की वैल्यू डायरेक्ट लिख दूं मैं, है ना। तो एक्स ए का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। मोल्स ऑफ ए क्या हो जाएगा? मास कितना है ए का? 32 डिवाइडेड बाय मोलर मास 32 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए कितना हो गया? 32 बाय 32 प्लस मोल्स ऑफ बी मास कितना है? 23 मोलर मास कितना है? 46। तो ये आ जाएगा 1 और ये 0.5 1 अपॉन 1.5 2/3। तो एक्सपी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस 2/3। तो ये कितना हो जाएगा? 1/3। अब आप क्या करो, फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट कर लो, पी डैश ए। पी डैश ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी नॉट ए एक्स ए। पी नॉट ए की वैल्यू कितनी है? 30। एक्स ए की वैल्यू अभी निकाली 2/3, तो ये आ जाएगा 20 एम ऑफ एच जी। पी नॉट बी की बात करें तो पी नॉट बी दे रखा है 51, तो पी डैश आ जाएगा, पी डैश ए हो जाएगा पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट बी कितना है? 51। एक्स बी अपन ने निकाला 1/3, तो ये आ जाएगा 17 एम ऑफ एच जी। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, पी टोटल। पी टोटल किसके बराबर होता है? पी डैश ए प्लस पी डैश बी। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 प्लस 17 इज इक्वल टू 37 एम ऑफ एच जी। थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड पार्ट में क्या निकालना है? वाई और वाई भी निकालना है मुझे, ए और बी के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं वेपर फेज में, और इसके बारे में बताएगा डाल्टन। तो डाल्टन लॉ लगाएंगे, पी डैश ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी टी। पी डैश ए कितना निकाला था? 20। वाई ए निकालना है, पीटी अभी निकाला 37, तो वाई ए आ जाएगा 20/37 0.54। तो वाई भी कितना आ जाएगा? 1 माइनस 0.54, ये हो जाएगा 0.46। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक? अब ध्यान से सुनना, एक बात मुझे बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना। लिख लिया ये, है ना? थोड़ा सा दिमाग लगा के बताना। मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में दो लिक्विड है, मिथेनॉल और इथेनॉल, वोलेटिलिटी किसकी ज्यादा है? ए या बी? ए या बी? बी। वोलेटिलिटी प्योर स्टेट में देखते हैं। वोलेटिलिटी जो होती है ना, प्योर स्टेट में देखते हैं। उड़ने की टेंडेंसी प्योर लिक्विड में ही तो देखोगे, क्योंकि अगर सोल्यूशन में देखोगे तो सोल्यूशन में दो बात पे डिपेंड करेगी, अमाउंट पे भी डिपेंड करेगी और इसके वोलेटाइल नेचर पे भी डिपेंड करेगी। ठीक है। तो अगर मैं यहां पर बोलूं मिथेनॉल और इथेनॉल में ज्यादा वोलेटाइल कौन है प्योर स्टेट में? इथेनॉल। ये बात समझ में आ रही है? अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगा के आप ही जवाब देना, मोर वोलेटाइल कौन है? इथेनॉल, है ना। तो सिर्फ अब अपन इथेनॉल की बात कर रहे हैं, सिर्फ इथेनॉल की बात कर रहे हैं, सिर्फ इथेनॉल की बात कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इथेनॉल का वोलेटाइल नेचर ज्यादा है तो इथेनॉल ज्यादा कहां पर मिलेगा? वेपर में या सोल्यूशन में? ये बात समझ में आती है? इस चीज के बारे में एक ने बताया था जिनका नाम था कोनोवॉलोफ, और इस रूल को बोलते हैं कोनोवॉलोफ रूल। और रूल पता है क्या है? जो आपने बताया वही रूल है, जिसका वोलेटाइल नेचर ज्यादा वो वेपर फेज में मिलेगा ज्यादा। हाँ हाँ, नहीं यही है रूल, रूल ही यही है, और इसे बोलते हैं कोनोवॉलोफ रूल। लिखो कोनोवॉलोफ रूल। अब आप खुद सोचो, आप उस जमाने में होते तो ये रूल आपके नाम होता। पर इस रूल को समझने में पता है बहुत लोग गलती कर लेते हैं, इसको वापस से समझना। मैंने क्या बताया? वोलेटाइल नेचर किसका ज्यादा है, ए या बी? बी।
तो सिर्फ बात करेंगे किसकी, बी की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बी की बात करेंगे। कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं अपन, इन दोनों का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बात किसकी कर रहे हैं, बी की। सबसे पहले अपन ने क्या देखा, वोलेटाइल नेचर किसका ज्यादा, बी का ज्यादा, तो बी की बात करेंगे। तो बी के लिए, इथेनॉल के लिए, इथेनॉल मिलेगा ज्यादा कहां पर भाई, इथेनॉल का वोलेटाइल नेचर ज्यादा है तो उड़ेगा ज्यादा, तो वेपर फेज में ज्यादा मिलेगा, सोल्यूशन में कम मिलेगा। आप देख लो यहां पर इस क्वेश्चन में बात करें तो एक्सपी देखो कितना है, सोल्यूशन में कितना है इसका मोल फ्रैक्शन 0.33, सोल्यूशन में कितना है 0.33, और वेपर फेज में देखो कितना हो गया ये 0.46। ज्यादा कहां पर मिलेगा, वेपर फेज में मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात सभी को, ठीक है। पर ऐसी गलती मत करना कि इन दोनों को कंपेयर करने बैठ गए, फिर कहो सर देखो ना इथेनॉल ज्यादा है वॉलेटाइल, इथेनॉल ज्यादा वॉलेटाइल है पर मिथेनॉल ज्यादा मिल रहा है। अरे अपन यहां पर बात सिर्फ इथेनॉल के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है, कॉनम-वॉल्फ रूल में इथेनॉल के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्या चेक करा, मोर वॉलेटाइल कौन है, इथेनॉल, तो सिर्फ इथेनॉल की बात करेंगे और इथेनॉल के ही रिस्पेक्ट में कंपेयर करेंगे। ये बात समझ में आ रही है, इनको कंपेयर नहीं करने बैठेंगे, क्योंकि अगर इनकी बात करें तो ये अमाउंट पे भी डिपेंड करेगा और वोलेटाइल नेचर पे भी डिपेंड करेगा। ये बात समझ में आ रही है। और अगर आप इसका देखो तो ए का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है, ए का मोल फ्रैक्शन है 2/3, ये है 1/3, तो देखो पार्शियल वेपर प्रेशर ए का जो है वो कितना है 17, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, पार्शियल वेपर प्रेशर ए का कितना है 20 और बी का देखो 17 हो रहा है। ऑल्दो वोलेटाइल नेचर ज्यादा है, वोलेटाइल नेचर ज्यादा है, पर वोलेटाइल नेचर पे ही बात थोड़ी ना खत्म होती है, अमाउंट पे भी बात आती है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो डिसाइड करेगा। क्लियर है बात सभी को, ठीक है। तो कॉनम-वॉल्फ रूल लिखना, द वेपर फेज इज रिचर इन, the vapor phase is richer in more volatile component, the vapor phase is richer in more volatile component, the vapor phase is richer in more volatile component, then is richer in more volatile component then solution, और ब्रैकेट में लिखना लिक्विड सोल्यूशन, सोल्यूशन तो गैस सोल्यूशन भी होता है, पर यहां पर बात किसकी हो रही है, लिक्विड सोल्यूशन की हो रही है। रिचर इन मोर वोलेटाइल कंपोनेंट देन सोल्यूशन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, the partial vapor pressure of methanol and ethanol, the partial vapor pressure of methanol and ethanol, the partial vapor pressure of methanol and ethanol are 2.16 pa, 2.16 pascal, and 4.55 pa, and 4.55 pa, to form an ideal solution, to form an ideal solution, the partial vapor pressure of methanol and ethanol are 2.16 pa and 4.55 pa to form an ideal solution. Full stop. Calculate first part. Calculate first part. Total vapor pressure of solution. First part. Total vapor pressure of solution. Second part. Mole fraction of methanol and ethanol in vapor phase. Second part. Mole fraction of methanol and ethanol in vapor phase. Mole fraction of methanol and ethanol in vapor phase. करो solve.
फर्स्ट पार्ट कितना आ रहा है 6.71, सेकेंड पार्ट 0.32 बिल्कुल सही है, इसका है 0.32। पीटी तो आ जाएगा, पीटी किसके बराबर होगा पी डैश ए प्लस पी डैश बी। अब यहां पर मैं कह सकता हूं पी डैश ए की वैल्यू गिवन है 2.16 प्लस 4.55, ये हो जाएगा 6.71 पा। ठीक है, अच्छा सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में मुझे वेपर फेज में कॉम्पोजिशन निकालना है। तो वेपर फेज में कॉम्पोजिशन निकालना है मतलब मैं क्या यूज करूंगा डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन्स लॉ क्या हो जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू वाई ए इनटू पीटी। अब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए क्वेश्चन में दे रखा 2.16 इज इक्वल टू वाई ए इनटू पीटी, अपन ने निकाला 6.71, तो वाई आ जाएगा 2.16 डिवाइडेड बाय 6.71। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.32, हाँ 1/3 भी बोल सकते हो, नियरली इक्वल टू 1/3 भी होगा, है ना। अच्छा y आ गया 0.32, तो y भी आ जाएगा 1 माइनस 0.32, ये हो जाएगा 0.68। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। पीछे आ रहा है समझ में? टमाटर यूनिटलेस होता है, मोल फ्रैक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। Two liquids A and B are mixed to form an ideal solution. Two liquids A and B are mixed to form an ideal solution. Two liquids A and B are mixed to form an ideal solution. And vapor pressure of solution is PS is equals to 254 minus 119 XA. And vapor pressure of solution is PS is equals to 254 minus 119 XA. बोर्ड पर गिवन है, comma, where XA is mole fraction of solvent A, where XA is mole fraction of solvent A, full stop, where XA is mole fraction of solvent A, full stop. Calculate the vapor pressure of A and B. Calculate the vapor pressure of A and B in calculate the vapor pressure of A and B in pure state. In pure state. करो फटाफट। कैसे निकाला? कंपेयर करके। पीएस का एक्सप्रेशन लिखा होगा अपन ने, पीएस का एक्सप्रेशन लिखा था अपन ने, क्या पी नॉट ए बिल्कुल गलत आ रहा है, 135 बिल्कुल सही है। सिर्फ पीएस निकालने से या दिखने से अपन इक्वेशन को कंपेयर नहीं कर सकते। साइन भी देखो बीच में प्लस भी है और माइनस भी है, ऐसे ही कंपेयर करने लगोगे। कंपेयर करने में भी दिमाग चाहिए होता है टमाटर। एक एक्सप्रेशन अपन ने लिखा था पीएस इज इक्वल्स टू पी नॉट बी प्लस एक्स ए इंटू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ऐसा एक्सप्रेशन लिखा था अपन ने, है ना। अब आप खुद देखिए ये जो एक्सप्रेशन है और क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन गिवन है
ये लगभग लगभग सेम है। देखो कैसे, ये पीएस का एक्सप्रेशन है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का एक्सप्रेशन है, ये भी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन लिखा गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के टर्म्स में, और ये भी लिखा गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के टर्म्स में। पर दिक्कत पता है क्या है, यहां बीच में माइनस है और यहां प्लस है। आप इसको ऐसे डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। पी एस इज इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट बी माइनस एक्स ए, ये हो जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। अब कंपेयर कर लो, बाय कंपेयरिंग मैं कह सकता हूं पी नॉट बी किसके बराबर हो जाएगा, 254 के बराबर। और मैं क्या कह सकता हूं, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ये किसके बराबर हो जाएगा, 119 के बराबर। अब आप मुझे बताओ, पी नॉट बी की वैल्यू आ गई है 254, तो पी नॉट ए कितना हो जाएगा, 254 माइनस 119, ये आ जाएगा 135। तो पी नॉट ए की वैल्यू कितनी आ गई, 135। ये बात समझ में आ रही है किसी को कहीं भी, है क्या, नहीं है ना, क्लियर है बात सभी को। कॉपी करो इसको सर। इतना लंबा, ये लंबा है क्या, ये हो जाएगा 1 मिनट में पक्का, 1 मिनट में हो जाएगा, नहीं है। अगर ये आपसे 1 मिनट में हो रहा है तो मैं हवा में करके दिखाऊंगा। देखो इधर सुनना ध्यान से, अपन ने जो केस 1 पढ़ा है ना, बहुत धांसू लेवल पर पढ़ा है अपन ने, बिल्कुल हर एक लेवल पर हर एक चीज समझी है अपन ने, है ना। रॉल्स लॉ का मैंने जो एक्सप्रेशन आपको बताया था, वो ये नहीं कहा था कि यह होता है, उसको भी अपन ने डिराइव करके देखा था कि हाँ अमाउंट पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। ये डायरेक्टली समझ में आएगा, देखना कैसे। मुझे एक बात बताओ, पी नॉट ए का मतलब क्या होता है, मतलब कंटेनर में कौन मौजूद है, सिर्फ ए मौजूद है। कंटेनर में अगर सिर्फ और सिर्फ ए ही मौजूद है तो एक्सए की वैल्यू क्या होगी, 1। पुट करो ना 1, आ गया 135। अब मुझे एक बात बताओ, पी नॉट बी का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ बी ही मौजूद है। अगर सिर्फ बी मौजूद है तो एक्स बी की वैल्यू क्या होगी, 1। एक्स बी की वैल्यू क्या होगी, तो एक्स ए कितना हो जाएगा, पुट करो ना 0। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात सभी को। अगर पी नॉट ए निकालना है तो मुझे पता है पी नॉट ए का मतलब क्या होता है, कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ ए ही मौजूद है, मतलब एक्स ए की वैल्यू हो जाएगी 1 और एक्स बी हो जाएगा 0, ठीक है। अब इधर ध्यान से देखना, बात किसकी हो रही है, पीएस के एक्सप्रेशन की। इस पीएस वाले एक्सप्रेशन में ए भी मौजूद है और बी भी मौजूद है, पर अगर मैं बात कर रहा हूं प्योर ए की, सिर्फ और सिर्फ ए की, तो जो पीएस होगा वो अल्टीमेटली किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट ए के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। अब ये सोल्यूशन नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, प्योर सब्सटेंस बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 254 माइनस 119 इंटू 1, 135, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं पी नॉट बी की, तो मुझे पता है एक्स बी क्या हो जाएगा 1 और एक्स ए क्या हो जाएगा 0। अगर एक्स ए हो गया 0 तो पुट कर दो 0, तो पीएस जो है वो अब किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट बी के बराबर, और ये हो जाएगा 254। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। केस 2 भी कराऊंगा, शुरुआत तो कराऊंगा। थोड़ी सी शुरुआत बहुत जरूरी है। संडे को क्लास लगेगी पता है आपको, तो इसके कारण क्लास लगेगी, अभी कराऊंगा ना केस 2 फिर भी क्लास लगेगी। हाँ तो मैं मना क्या कर रहा हूँ,
सिर्फ आपका ही बैच होगा जैसे कि, और तो लेनी नहीं है मेरे को। एक क्वेश्चन घर से करना, घर से करके लाना है क्वेश्चन। लिख लिया? 1 mole of A is added to 1 mole of A is added to 3 mole of B to form an ideal solution. 1 mole of A is added to 3 mole of B to form an ideal solution. 1 mole of A is added to 3 mole of B to form an ideal solution. Full stop. Total vapor pressure of solution is 550 mm of Hg. Total vapor pressure of solution is 550 mm of Hg. 550 mm of Hg. Full stop. If 1 mole of B is added to this solution, if 1 mole of B is added to this solution, if 1 mole of B is added to this solution, then the vapor pressure of solution is increases by, then the vapor pressure of solution is increases by 10 mm of Hg, increases by 10 mm of Hg. Full stop. Calculate the vapor pressure of A and B in pure state. Calculate the vapor pressure of A and B in pure state. यहीं पे सर सॉल्व करो आप, केस 2 नहीं पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा पढ़ाऊंगा फिर वापस रिकॉल करना आना पड़ेगा, भूले भटके इंसान हो, भूल जाओगे। इसको करो यहीं पे सॉल्व फटाफट। आइडियल सॉल्यूशन मैं आपको परसों बताऊंगा, है ना। बस ये अभी मान के चलिए आप, आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जहां पर रॉल्स लॉ लगता है ना। पी नॉट 600, अच्छा, और पी नॉट ए कितना बता रहे हो आप? पी नॉट बी कितना बताया आपने? छह सौ और 400, 600 क्या है और पी नॉट ए क्या है? बिल्कुल सही है। अच्छा, पता है कौन सा एक्सप्रेशन यूज करेंगे? ये समझ में आ रहा है, केस 1 का क्वेश्चन है, पी नॉट ए पी नॉट बी पूछ रहा है, मतलब दोनों वॉलेटाइल होंगे तभी प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर आएगा, मतलब दोनों क्या है, लिक्विड। अब केस 1 का क्वेश्चन है, तो पीएस में जानता हूं किसके बराबर होता है, पी नॉट ए एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर होता है। ये बात समझ में आती है? यही एक्सप्रेशन यूज करना है, पर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं इसको समझना।
क्वेश्चन में कह रहा है अगर ए के लेते हैं मोल 1, बी के लेते हैं 3 मोल, तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आ रहा है 550 mm ऑफ Hg। अब इस सोल्यूशन में अपन ने क्या करा, बी का एक और मोल डाल दिया, बी का एक और मोल डाल दिया, तो सोल्यूशन बदल जाएगा। अब आप मुझे बताओ सोल्यूशन में कुल मिलाकर बी के कितने मोल, 4, और ए के 1। तो कहा जा रहा है जब ये नया सोल्यूशन बना तो वेपर प्रेशर जो है सोल्यूशन का वो 10 से बढ़ गया, तो ये हो गया 560 mm ऑफ Hg। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दो यहां पर। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इनिशियल स्टेट की, तो यहां पर क्या मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल सकता हूं? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, ये कितना हो गया 1/4। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4। ये वैल्यूज इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो, तो एक्सप्रेशन कैसा नजर आएगा, पीएस कितना है 550 इज इक्वल टू पी नॉट ए मुझे निकालना है इंटू एक्सए की वैल्यू कितनी है 1/4 प्लस पी नॉट बी मुझे निकालना है एक्स बी की वैल्यू कितनी है 3/4। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा पी नॉट ए प्लस 3 पी नॉट बी इज इक्वल टू 2200। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नए सोल्यूशन की बात करते हैं। नए सोल्यूशन की बात करें तो मैंने मान लिया मोल फ्रैक्शन ए का है x डैश ए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, ये आ गया 1/5। तो x डैश बी कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 4/5। तो मैं एक्सप्रेशन लिख सकता हूं p डैश s हो जाएगा भी ये किसके बराबर होगा 560 इज इक्वल टू पी नॉट ए। भाई पी नॉट ए तो चेंज होगा ही नहीं, भले ही आप अमाउंट चेंज कर लो पी नॉट ए थोड़ी ना चेंज होगा। पी नॉट ए किस बात पे डिपेंड करेगा, नेचर और टेम्परेचर पे। तो पी नॉट ए इंटू 1/5 प्लस पी नॉट बी इंटू 4/5, 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा पी नॉट ए प्लस 4 पी नॉट बी इज इक्वल टू, बिल्कुल सही कह रहे हो 2800। ये हो गई सेकेंड। इन दोनों के साथ ऐसा क्या करूं कि पी नॉट ए और पी नॉट बी आ जाए, 2 माइनस 1 कर दूं, तो 2 माइनस 1 करूंगा तो पी नॉट बी आ जाएगा 600 mm ऑफ Hg, और यहां से पी नॉट ए आ जाएगा 400 mm ऑफ Hg। पर एक मजेदार बात बताऊं, आंसर तो यहीं पे आ गया था। एग्जामिनर अगर पूछेगा तो कुछ दिखाएगा और 4 ऑप्शन दिखाएगा, वैल्यू डाल के देखना, जहां सेटिस्फाई हो जाए वहीं आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? इतना सारा थोड़ा ना करने की जरूरत पड़ेगी एग्जाम में, कॉपी करो। नेक्स्ट क्लास में अपन केस 2 देखेंगे, है ना, और कल मैं आपको रॉल्स लॉ का कंप्लीट होमवर्क दूंगा, है ना। तो आप होमवर्क अपना कंप्लीट करके रखना, मैं डिस्कशन कभी भी कर लूंगा, है ना। दोनों केस का मैं एक साथ ही देना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको अभी होमवर्क नहीं दे रहा हूं। इसलिए मैंने सिर्फ बोला है कंसंट्रेशन टर्म ही बनाओ, क्योंकि अभी मैंने केस 1 पढ़ा है तो आप बिना दिमाग लगाए फॉर्मूले लगाए जा रहे हो। ठीक है, होमवर्क केस 1 और केस 2 का एक साथ दूंगा, है ना। थैंक यू।